हेलो बच्चों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विज्ञान का जो घर्षण बल है या घर्षण जो पार्ट है उसके नोट्स देखेंगे। तो सबसे पहले घर्षण की परिभाषा देखते हैं। तो घर्षण वह बल है, थोड़ा से महीन है, ठीक है ये, लेकिन फिर भी आपको दिख जाएंगे, इतने तो दिखते हैं अक्सर, ठीक है। तो घर्षण वह बल है जो दो सतहों के बीच उनकी सापेक्ष गति या गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है। या तो दो सतह हैं, उनके बीच गति का विरोध कौन करता है? घर्षण करता है। यह बल उन दो सतहों के संपर्क पर आने पर, यानी जब भी दो सरफेस है, सतह, जैसे यहाँ पर एक आंगन है या कुछ सड़क है, इस पर टायर है, तो दो सतह स्पर्श कर रही है, तो दो दो सतह संपर्क में आना जरूरी है घर्षण के लिए, और उनकी गति को रोकने या धीमा करने का कार्य करता है। घर्षण क्या करता है? तो या तो दो सतह उनकी गति को रोक देता है या धीमा कर देता है, और दो सतह संपर्क में आने पर होता है, और ये सापेक्ष गति या गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है दो सतहों के बीच, ठीक है। इसके बाद घर्षण बल के उदाहरण है, बहुत सारे होते हैं बच्चों। पहला है फर्श पर चलना। जब हम फर्श पर चलते हैं तो हमारे जूते और फर्श के बीच घर्षण बल हमें फिसलने से रोकता है, नहीं होगा तो फिर फिसल जाएंगे हम। कार का ब्रेक लगाना। जब कार के ब्रेक लगाए जाते हैं तो पहिए और सड़क के बीच घर्षण बल के कारण रोकने में मदद करती है। साइकिल की चेन और गियर। साइकिल की चेन और गियर के बीच घर्षण बल साइकिल को चलाने में मदद करता है। अगला इसके अंदर है घर्षण बल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वो देखते हैं। तो सतहों की प्रकृति। जिन सतहों के बीच घर्षण हो रहा है उनकी खुरदरापन या चिकनाई का स्तर घर्षण बल को प्रभावित करता है। खुरदरी सतह उस पर घर्षण ज़्यादा होता है, जबकि चिकनी सतह पर कम होता है। अगला है सतहों पर लगने वाला सामान्य बल। जितना अधिक सामान्य बल ऊपर से दबाव सतहों पर लगता है उतना ही अधिक घर्षण बल होता है। जैसे भारी, यानी जितना बल लग रहा है ऊपर से ऊपरी सतह से, उतना ही अधिक घर्षण होगा। जैसे भारी वस्तुओं को खींचने पर अधिक घर्षण बल लगता है। तीसरा है सतहों के बीच संपर्क क्षेत्र। संपर्क क्षेत्र का आकार घर्षण को प्रभावित करता है, हालांकि अन्य कारकों की तुलना में बहुत कम होता है, सबसे कम प्रभावित करता है ये कारक, ठीक है। अगला है सतहों की गति। तो गतिमान सतहों के बीच घर्षण गतिज घर्षण होता है, जबकि स्थिर सतहों के बीच स्थैतिक घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण आमतौर पर गतिज घर्षण से ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी जो रुकी हुई वस्तुएं हैं उनमें घर्षण ज़्यादा लगता है, जो चलायमान है उनमें कम लगता है। सामग्री का प्रकार। धातु, लकड़ी, रबड़ जैसी सामग्रियों की विशेषताएं भी घर्षण को प्रभावित करती है। इसके बाद अगला है टॉपिक इसी के अंदर कि घर्षण हानिकारक क्यों है। तो पहला है इसका कारण है ऊर्जा की हानि। तो घर्षण बल के कारण ऊर्जा का एक हिस्सा उष्मा या हीट में बदल जाता है, जिससे ऊर्जा की हानि होती है। उदाहरण के लिए मशीनों में घर्षण के कारण क्या होता है? ऊर्जा का कुछ भाग गर्मी में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ईंधन या बिजली की खपत ज़्यादा होती है। अगला है पहनना और टूटना। घर्षण के कारण चलने वाली वस्तुएं जैसे मशीन के पुर्जे या टायर धीरे धीरे घिसने लगते हैं। इनका जीवन काल कम हो जाता है, उन्हें समय समय पर बदलने की मरम्मत करने की आवश्यकता होती है। इसी तरह चप्पल होती है, वो घर्षण से टूट जाती है, नई चप्पल हमें लानी पड़ती है। अधिक श्रम या ऊर्जा की आवश्यकता। तो घर्षण के कारण वस्तुओं को खींचने, धकेलने या चलने में अधिक शक्ति या ऊर्जा की जरूरत होती है, इससे काम करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये तो था घर्षण से हानियाँ, क्या हानिकारक क्यों है। अगला घर्षण अनिवार्य क्या है ना, जरूरी क्यों है, कि घर्षण इतना हानिकारक है फिर भी जरूरी क्यों है, इसका उत्तर देखते हैं। तो पहला है चलने में मदद करना। अगर घर्षण ना हो तो हम फिसल जाएंगे। पहला है चलने में मदद करना। अगर घर्षण ना हो तो हम क्या फिसल जाएंगे और चल नहीं पाएंगे। जूतों और सड़क के बीच का घर्षण हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है, यानी घर्षण ना हो तो फिसल जाएंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे। दूसरा, वाहनों का नियंत्रण या कंट्रोल। कार, बाइक, साइकिल आदि के टायर और सड़क के बीच घर्षण होने से वह ठीक तरह से सड़क पर चलते हैं और ब्रेक लगाने पर रुकते हैं। यदि घर्षण नहीं होता तो वाहन क्या है, फिसल जाएंगे और नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि वाहनों को कंट्रोल कौन करता है? घर्षण ही करता है। सही से ब्रेक लगता है, सही से चलते हैं, अन्यथा वो नियंत्रित नहीं होंगे, एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगला है मशीनों का संचालन। मशीनों के पुर्जे घर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं। घर्षण के बिना मशीनों का संचालन संभव नहीं है, क्योंकि पुर्जे एक दूसरे पर फिसलते रहेंगे और काम नहीं करेंगे। तो जितने भी कल पुर्जे हैं मशीनों के, वो तो घर्षण के कारण चलते हैं, अन्यथा काम नहीं करेंगे। अगला है किसी वस्तु को पकड़ने में मदद करना। हम किसी वस्तु को घर्षण के कारण ही पकड़ सकते हैं। अगर घर्षण ना हो तो हम किसी वस्तु को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वह हमारे हाथ से फिसल जाएगी। किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? घर्षण चाहिए। तो ये घर्षण अनिवार्य भी है। अगला है घर्षण को बढ़ाने और घटाने के तरीके। तो पहला है बढ़ाने के तरीके, कि किस प्रकार हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं। तो पहला है सतह को खुरदरा बनाना, यानी जब दो सतहों को अधिक खुरदरा किया जाता है तो उसमें घर्षण बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए सैंड पेपर का इस्तेमाल कर किसी सतह को खुरदरा बनाया जा सकता है। अगला है कर्षण बढ़ाने वाले पदार्थों का उपयोग, जैसे कि सैंड, रबड़, अन्य खुरदरे पदार्थों का उपयोग घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बर्फीली सड़कों पर रेत डालना इसका उदाहरण है ना, कि हम एक तो सतह है उनको खुरदरा बना सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, उससे घर्षण बढ़ेगा। और इसके लिए हम क्या खुरदरी बनाने वाली सतहों को कर्षण वाले पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सैंड, रबड़, सैंड यानी रेत आदि का उपयोग कर सकते हैं। अगला है भारी वस्तुएं रखना।
घर्षण सामान्य बल वस्तु का वजन पर निर्भर करता है। यदि किसी सतह पर अधिक वजन रखा जाए तो घर्षण बढ़ जाएगा, जिससे भारी कार का टायर सड़क पर ज्यादा घर्षण पैदा करता है। तो है ना, भारी वस्तु से भी घर्षण बढ़ाया जा सकता है। अगला है विशेष डिजाइन। तो जूतों और टायरों पर बने खांचे घर्षण को बढ़ाते हैं। टायर है, टायर पर आप देखना डिजाइन होती है, इसी तरह जूते चप्पल होते हैं उनमें भी डिजाइन होती है, जिससे चलने और ड्राइविंग के दौरान अधिक पकड़ मिलती है, इससे भी घर्षण बढ़ता है। अब घर्षण घटाने के तरीके कौन कौन से हैं? तो इसके लिए हम सतह को चिकना बना सकते हैं। अगर सतह को बहुत अधिक चिकना बनाए तो घर्षण कम हो जाता है। जैसे बर्फ की सतह पर घर्षण बहुत कम होता है क्योंकि वह अधिक चिकनी होती है। दूसरा है लुब्रिकेंट या स्नेह का उपयोग। जैसे तेल, ग्रीस या अन्य लुब्रिकेंट का उपयोग सतह को घर्षण को कम करती है। इसका उपयोग जैसे मशीन है और है उनमें तेल दिया जाता है ताकि पुर्जे आसानी से चल सके और घिसे नहीं। तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, एकदम मेंटेन करना होता है उन्हें। गोलाकार पहियों का उपयोग, तो जैसे टायर आदि क्या है, गोल होते हैं, एकदम गोल होते हैं, ठीक है ना, न कि वृत्ताकार होते हैं। इससे क्या है, घर्षण कम होता है और इन्हें खींचकर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। यानी गोलाकार जो टायर है आदि रोलर है, पहिए है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो घर्षण कम होगा। आगे बात करते हैं इसके अंदर बॉल बेयरिंग का प्रयोग। मशीनों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। साइकिल में छोटी लोहे की गोलियां निकलती है ना, तो वो बॉल बेयरिंग होती है। घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। ये घर्षण को कम करके मशीन के पुर्जों को बेहतर चलने में मदद करती है। अगला है एयर कुशन या चुंबकीय तकनीक। ट्रेनों और अन्य उच्च गति वाली मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए मैग्नेटिक एविएशन या लेविएशन या एयर कुशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वस्तु हवा में थोड़ी देर ऊपर उठकर चलती है और घर्षण नहीं होता। इसके बाद है घर्षण को कम करने में इस तरह मदद करते हैं। अगला टॉपिक है पहिए घर्षण को किस तरह कम कर सकते हैं इसी पाठ में आपके। तो पहला है रोलिंग घर्षण की भूमिका। तो पहिए की मदद से वस्तु को सतह पर घसीटने के बजाय लुढ़काया जाता है। लुढ़कने की प्रक्रिया में रोलिंग घर्षण उत्पन्न होता है, जो स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में काफ़ी कम होता है। यह घर्षण का प्रकार वस्तु को सरलता से आगे बढ़ाने में सहायता करता है और ऊर्जा की बचत होती है। अगला है इसी के अंदर है स्लाइडिंग घर्षण तब उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु सतह पर घिसटती है। यह घर्षण अधिक होता है क्योंकि सतह के असमान हिस्से आपस में रगड़ खाते हैं। रोलिंग घर्षण तब होता है जब कोई वस्तु लुढ़कती है। इसमें केवल लुढ़कने वाले हिस्से और सतह का सीमित संपर्क होता है, इससे घर्षण काफ़ी कम होता है। अगला इसी के अंदर है संपर्क क्षेत्र कम हो जाता है। जब कोई वस्तु घसीटी जाती है तो उसका अधिकतर भाग सतह से रगड़ता है, जिससे ज़्यादा घर्षण होता है। लेकिन पहिए के साथ वस्तु केवल एक छोटे से बिंदु सतह होती है ना, कोई गाड़ी है उसके पहिए है, अगर पहिए नहीं होंगे तो पूरी घिसेगी। ये बस है, कोई ट्रक है, पहिया है तो एकदम इतनी सतह लग रही है, इसलिए इससे क्या है, घर्षण कम होगा पहियों से। ठीक है। इसके बाद ऊर्जा की बचत। पहियों का उपयोग करने से घसीटने के बजाय हम क्या करते हैं, वस्तु को लुढ़काते हैं, इसे कम ऊर्जा चाहिए। ये कारण है कि पहिए वाली गाड़ियाँ बेग कम प्रयास में चल जाती है, जबकि बिना पहिए की वस्तुओं को खींचने और धकेलने में थोड़ा जोर आता है या ऊर्जा लगती है। अगला है गति में आसानी। पहियों के कारण वस्तु बिना अधिक रुकावट या फिसलन के सुचारू रूप से आगे बढ़ती है। इसके फलस्वरूप बहुत तेजी से और आसानी से चलती है और घर्षण से उत्पन्न प्रतिरोध कम हो जाता है। घर्षण तो होता है लेकिन वो घर्षण है ना उतना रोक नहीं पाता अगर टायर हो गए तो। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है इसके अंदर तरल घर्षण। ये छोटा सा दिया गया है लेकिन मैं इसको डिटेल से समझा रहा हूँ यहाँ पर बढ़िया तरीके से। तो तरल घर्षण वह प्रतिरोधी बल है जो तरल जैसे पानी, तेल, हवा के भीतर किसी वस्तु की गति के कारण गति करते समय उस पर कार्य करता है। जब कोई वस्तु किसी तरल या गैस के माध्यम से चलती है तो तरल के कण उस वस्तु की गति का विरोध करते हैं और यह प्रतिरोधी बल क्या तरल घर्षण कहलाता है। यानी कोई जैसे पानी है, तेल, हवा, इसके अंदर कोई वस्तु चलती है तब जो घर्षण लगता है वो तरल घर्षण होता है। तरल घर्षण के उदाहरण क्या है, जल में तैरना। जब कोई व्यक्ति या वस्तु पानी में तैरते हैं तो पानी की परतें उसकी गति का विरोध करती है और पानी के साथ वस्तु की घर्षण प्रक्रिया का परिणाम है। यानी जो पानी में जो तैरागा तैरता है तो वो भी एक तरल घर्षण का उदाहरण है। उसके बाद हवा में उड़ना। जैसे कोई पक्षी या हवाई जहाज जब हवा में उड़ते हैं तो तब हवा के कण उस वस्तु की गति का विरोध करते हैं और इसको कहते हैं वायुगतिकीय घर्षण, एरोडायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं इसको। इसके अलावा वाहन का चलना। सड़क पर चलते समय कार या बाइक की गति के खिलाफ हवा प्रतिरोध काम करती है। ठीक है ना। हवा भी नीचे घर्षण जमीन पर भी है और जो चल रही है बस या साइकिल, सामने से हवा आती है तो जो सामने से हवा के अंदर चल रही है कोई गाड़ी तो वो भी क्या है, तरल घर्षण का उदाहरण है। अब तरल घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। एक तो है तरल की सांद्रता। जिस तरल के माध्यम से वस्तु गुजरती है उसकी सांद्रता यानी कि विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन, वो कितनी गाढ़ी है चीज़, वो प्रभावित करती है। अधिक सांद्र गाढ़े तरल में घर्षण अधिक होता है। उदाहरण के लिए पानी की तुलना में तेल में घर्षण ज़्यादा होता है। घर्षण यानी तेल की सतह में चलना मुश्किल होता है। अगला है वस्तु की गति।
जिस गति से वस्तु तरल में चलती है उसकी गति भी घर्षण को प्रभावित करती है। अधिक गति की चलने वाली वस्तुओं में तरल घर्षण अधिक होता है। इसके अलावा वस्तु का आकार और सतह क्षेत्र, वस्तु का आकार और उसका क्षेत्र, सतह क्षेत्र भी तरल घर्षण को प्रभावित करते हैं। बड़ी सतह वाली वस्तुओं पर अधिक घर्षण बल लगेगा क्योंकि तरल के अधिक कणों के साथ उसका संपर्क होता है। इसके बाद है तरल की सापेक्ष गति। तो तरल गति भी तरल घर्षण को प्रभावित करती है। यदि तरल गति तेज है तो वस्तु पर घर्षण बल भी अधिक लगेगा। अब बात करते हैं तरल घर्षण के फायदे और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले फायदे देखते हैं। पहला है अधिक नियंत्रण। तो जहाज और विमानों के संचालन में तरल घर्षण मदद करता है क्योंकि ये गति को नियंत्रित और स्थिर करने में सहायक होता है। दूसरा है शीतलन और संनयन। मशीनों में तरल जैसे कि तेल या ग्रीस का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे पुर्जे आसानी से चल पाती है और घिसाव कम होता है। ये घर्षण को नियंत्रित करता है और उपकरणों को ठंडा रखता है। और नुकसान क्या है तरल घर्षण से। पहली है गति में बाधा। तरल घर्षण गति को धीमा कर देता है, जिससे पानी में तैरती नाव या हवा में उड़ती हवाई जहाज। इस घर्षण को कम करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा हमें चाहिए। ऊर्जा की हानि। तो तरल घर्षण के कारण वस्तु की गति के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे ऊर्जा की खपत भी बढ़ती है ना। एक तो गति में बाधा होती है और एक ऊर्जा की हानि होती है। थे पाठ के नोट्स। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।